हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा है अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत एक और नए विषय को सीखने का, जिसका शीर्षक है छंद। तो छंद जो शब्द है बच्चों, प्राचीन काल से ही हमारे साहित्य में, कविताओं में प्रयोग होता रहा है। और प्राचीन कवियों ने बहुत सारी कविताएं छंदों में बंद करके लिखी हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना या आनंदित करना। और परिभाषा की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा होगी कि जब कविता में हम वर्णों का और मात्राओं का इस तरीके से प्रयोग करें कि उनमें एक रिदम आ जाए और उस रिदम के आने से आनंद की प्राप्ति हो, तो उसे छंद कहा जाता है और उस रचना को छंदोबद्ध रचना कहा जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। पिंगल जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने पिंगल शास्त्र लिखा है, छंद शास्त्र लिखा है, जिसमें इन्होंने विस्तार से बताया है छंद के विषय में। और यह कविता का व्याकरण इसको एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे गद्य को सीखने के लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से कविता लिखने सीखने के लिए हमें छंद की आवश्यकता होती है। उसके बगैर हम उसको नहीं लिख सकते। वैसे तो आजकल के कवि छंद मुक्त कविताएं लिखते हैं, पर उनमें न कोई लय होती है, न कोई ताल होता है। एक कविता की एक लाइन 10 शब्दों की होती है, एक लाइन 3 शब्दों की होती है, तो कोई रिदम नहीं, उसमें कोई लय नहीं, कोई ताल नहीं, तो ना ही फिर उसमें आनंद भी नहीं आता। लेकिन पहले की जो रचनाएं अगर हम देखें, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे और जायसी की अगर कविताएं देखें, पृथ्वीराज रासो देखें, तुलसीदास की सवैया और कविता देखें, अरस खान के हम कविता और सवैये देखें, तो उनमें एक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उनको गाया जा सकता है। वो लय में होते हैं, यति होती है, उनमें तुक होता है, चरण होते हैं, पद होते हैं, मात्राएं एक नियमों में, क्रम में बंधी हुई होती है। तो इस कारण से हम उनको गा सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। छंद जो है उसके कई सारे अंग हैं। छंद के कई अंग होते हैं, एक एक करके हम इनको सीखने का, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो अंग होता है वो है चरण, यानी कविताओं में कुछ लाइनें होती हैं और उन लाइनों को चरण कहा जाता है। और छंदों में जो बनी हुई रचना होती है उसमें बेसिकली 4 चरण होते हैं। वैसे कविताओं में 6 चरण भी होते हैं, पर 4 चरण ही अधिकतर होते हैं। और उसमें से भी जो पहली और तीसरी जो पंक्ति होती है, पहला और तीसरा जो चरण होता है उसको विषम चरण कहते हैं, और दूसरी और चौथी जो चरण होता है उसको सम चरण कहा जाता है। जैसे हमने मैथ्स में पढ़ी थी ना, सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या कौन सी होती हैं? 2 4 6 8 10। और विषम संख्या कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 9, है ना। तो इसी प्रकार से जो कविताएं होती हैं उनकी जो चरण होते हैं उनको भी सम और विषम में बांटा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। छंद का जो अगला अंग है वो है वर्ण। वर्ण के बगैर तो कोई कविता पूरी होती ही नहीं है, क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। और इसमें जो वर्ण होते हैं उन्हीं से मिलकर के शब्द बनता है, और शब्दों से मिलकर के ही कविता बनती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अगर इसका अंग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो वर्णिक छंद होते हैं उनमें वर्णों की गिनती की जाती है, और जो मात्रिक छंद होते हैं उनमें मात्राओं की गिनती की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण अंग है इसका। अगला देखिए, छंद का जो अंग होता है उसको कहते हैं मात्रा, यानी कि मात्राओं की गिनती की जाती है। मात्रिक छंद में तो मात्राओं की ही गिनती की जाती है, यानी कि जो छंदोबद्ध रचना होती है वो वर्णों में भी, वर्ण भी होते हैं उसमें और मात्राएं भी लगी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। मात्राओं को 2 प्रकार की मात्रा बताई गई हैं। तो लघु मात्रा है ना, इसको खड़ी पाई से हम चिन्हित करते हैं, और इसको हम, ये गुरु मात्रा होती है, यानी कि दीर्घ जिसको बोला जाता है, दीर्घ स्वर बोला जाता है, इसको एस से बताते हैं। और इसकी काउंटिंग जो की जाती है वो 2 मात्रा की जाती है। इसकी 1 मात्रा की जाती है और इसकी 2 मात्रा की जाती है। आगे देखिए, जो लघु मात्रा है वो कौन कौन सी हैं? ए, ई, उ, री, कै, छोटी ई, कै की छोटी की मात्रा, कु और प्री। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 4 वर्ण होते हैं, ये 4 स्वर होते हैं, और ये तो इनका ओरिजिनल रूप है मात्राओं का, और ये उन व्यंजनों के ऊपर लगी हुई मात्राओं का रूप है। ठीक है,
तो हम इनकी काउंटिंग करते हैं मात्रिक छंद में। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो है वो गुरु। जो गुरु मात्रा होती है उसको एस से बताया जाता है, और इसके जो ओरिजिनल जो स्वर होते हैं वो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह होते हैं, और ये मात्राओं के रूप में इनके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये सब क्या हैं, ये इनको दो मात्रा में गिना जाएगा, है ना। इसको एस से गिना जाएगा, दो मात्रा में गिना जाएगा। इसके अलावा बच्चों संयुक्त जो वर्ण होते हैं, चाहे वो संयुक्ताक्षर हो, चाहे वो संयुक्त व्यंजन हो, चाहे वो द्वित्व व्यंजन हो, इन सब जो संयुक्त वर्ण से जो पहला वर्ण होता है वो गुरु होता है। जैसे कि ये है सत्य, तो ये आधा तय है और ये है, ठीक है। इससे पहले वाला जो वर्ण होता है वो गुरु माना जाता है। वैसे तो ये इसके कोई मात्रा नहीं लगी हुई, तो वैसे तो ये लघु में आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये उसके संयुक्ताक्षर के आगे लगा हुआ है तो इसलिए गुरु माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये भी वह जो है गुरु माना जाएगा, और ए भी यहाँ पे गुरु माना जाएगा, क्योंकि ये पदेन र के रूप में जो लगा हुआ है उसके कारण है। आगे देखिए, इसके अलावा हलंत से पहले वाला जो वर्ण होता है, हलंत से, ये हलंत लगा हुआ है इस शब्द के, ये शब्द है इसके हलंत लगा हुआ है, तो इस शब्द से पहले वाला जो शब्द होता है वो भी गुरु में काउंट होता है, उसकी गिनती गुरु में की जाती है। ये नियम है इसमें। देखिए अब इसको देखिए, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रव हु सकल कलिमल दहन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मात्राओं की गिनती करें तो यहाँ पे छोटे की मात्रा है, तो अगर मात्राएं कैसी लगाई जाती हैं, जैसे हम देखते हैं ये बड़े की मात्रा है तो यहाँ पे इसको एस से दिखाएंगे, और यहाँ पे ये एक मात्रा होगा, यहाँ पे दो मात्रा, और यहाँ पे ये एक मात्रा, यहाँ पे दो मात्रा होगा, ये भी दो मात्रा है क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई है, और यहाँ पे एक होगा। ये देखिए यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है तो किसके अंतर्गत आता है, ये गुरु के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, गुरु के अंतर्गत आता है। तो ये इसको दो मात्रा गिना जाएगा और इसको एक मात्रा गिना जाएगा, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है ये। इसी प्रकार से ये एक एक मात्रा काउंट होंगी, क्योंकि इनकी कोई मात्रा नहीं लगी हुई होती है। और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो भी एक मात्रा गिनी जाएगी, छोटी ई की मात्रा एक मात्रा गिनी जाएगी, और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे एक एक काउंट होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से ये एक एक मात्राएं काउंट होंगी। अब इनको हम गिन लेते हैं सारी मात्राओं को। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्राओं की गिनती होती है। तो गिने एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे 11 है, ये 11 मात्राओं का एक चरण है। और आगे देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 मात्राओं का यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चरण है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है। तो ये इसमें 11 मात्राएं हैं, और इस चरण में कितनी मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें 11 मात्राएं मिलेंगी हमें, और इधर कितनी मिलेंगी, इधर हमें 13 मात्राएं मिलेंगी। तो हमें पता है कि जिस उसमें 11, इसको पहला चरण बोलते हैं, इसको तीसरा चरण बोलते हैं, इसको दूसरा चरण बोलते हैं, इसको चौथा चरण बोलते हैं। तो ये जो चरण है ये सम चरण है, और ये चरण जो है वो ये विषम चरण है। तो ये विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, और सम चरणों में 13-13 मात्राएं जिसमें होती हैं वो इसका छंद है। ये कौन सा छंद है, ये सोरठा छंद है। जो दोहा छंद का उल्टा होता है उसको सोरठा छंद कहते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लेना, अच्छे से काउंट कर लेना। आगे देखिए, अगला जो है उसका अंग वो है गति। गति का मतलब होता है लय। जब कविता में लय होती है, जो छंदों में बंधी हुई जो कविता होती है वो हमेशा लय में होती है, यानी कि उसको हम गा सकते हैं। लय भी 2-3 प्रकार की होती है, जैसे विलंबित लय होती है, मध्यम लय होती है ना, द्रुत लय होती है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखें, ये देखिए एग्जाम्पल, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको एक लय में गाया गया है, यानी कि एक प्रभाव में गाया गया है, एक रिदम में गाया गया है। तो जो छंदों में बंधी हुई जो कविता होनी चाहिए उसमें लय होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए,
और छंद का जो अंग है वो अगला है यति। यति मतलब विराम, ठहराव। जो छंदों में बंधी हुई रचना होती है उसमें कुछ विराम भी होता है, यानी कि जब हम किसी लाइन को बोलने के बाद कुछ देर के लिए जब हम रुकते हैं, अल्प विराम जो लगाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, यति कहा जाता है, यानी कि ठहराव या विराम कहा जाता है। तो कितनी मात्राओं के बाद ठहराव है और कितनी मात्राओं पे है, ये हम इसमें देखते हैं। देखिए आगे, अगला देखिए तुक। तुक का मतलब क्या होता है बच्चों? तुक का मतलब होता है कि उसकी जो लास्ट के जो शब्द हैं वो सेम से होने चाहिए, यानी कि उनमें रिदम होनी चाहिए, जैसे रूप, भूप, है ना। ऊपर देखिए गहन, दहन, तो ये जो शब्द हैं इनमें क्या हो रहा है, तुक मिल रहा है, यानी कि लास्ट के जो शब्द हैं उनमें एक रेमिंग जो शब्द हैं वो आ रहे हैं। तो इसके कारण यहाँ पे तुकबंदी बन रही है। तो जो छंदों में बंधी हुई रचना होती है, जो कविता होती है, उसमें क्या होना चाहिए, तुक भी होना चाहिए, तभी वो एक अच्छी छंदों में बंधी हुई कविता कही जाएगी। ठीक है, तो ये थे बच्चों छंदों के अंग। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को पॉज करके और फिर देख लेना और एक एक करके इनको समझने का प्रयास करना। बहुत मुश्किल नहीं है, बोर्ड की परीक्षाओं में इतना गहराई से नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। आगे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो क्यों ना हम अभी से उसकी तैयारी करें, ताकि आगे की आने वाली परीक्षाओं में भी हमें फ़ायदा मिल सके। तो आशा है आपको समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।